हेलो एवरीवन, दिस इज रत्नाकर सिंह। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रिपेज, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th का कंप्लीट मैथमेटिक्स सीबीएसई बोर्ड के लिए। पिछली क्लास में हमने मैट्राइसेस का इनवर्स निकालना सीख लिया था और कैसे भी करके हम किसी भी मैट्राइसेस का अगर मल्टीप्लाई में है तो उस मैट्राइसेस को कैसे फाइंड कर सकते हैं वो भी हम सीख लिए थे। आज के क्लास में हम सीखने वाले हैं, जैसा कि आपको सामने दिख रहा है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मतलब आपने 10th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में। उसी को हम मैट्राइसेस के हेल्प से, डिटर्मिनेंट के हेल्प से, ए इनवर्स मैट्राइसेस ऑफ इनवर्स के हेल्प से, सॉरी इनवर्स ऑफ मैट्राइसेस के हेल्प से हम कैसे भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, उन सबको आज इस क्लास में जानेंगे। तो एक ना एक क्वेश्चन आपका इस वीडियो से फिक्स है, एक क्वेश्चन आता ही आता है, वो भी लॉन्ग आंसर में। तो आप अगर ये वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं तो आपका सीबीएसई बोर्ड के क्लास 12th में आपका एक क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाता है, वो भी 5 नंबर वाले, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट हुए सीखते हैं प्रोसीजर, कैसे क्वेश्चंस को करते हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टॉपिक्स, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल्स। ओके, सबसे पहले हम स्टेप्स देखते हैं कि कैसे भी करके हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। उसके पहले आपको क्या गिवन होगा, सबसे पहले हम कंसिस्टेंट सिस्टम को जानते हैं और इनकंसिस्टेंट सिस्टम को जानते हैं। कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है। क्लास 10th में पढ़ा था सर, जिसमें सॉल्यूशन मिल जाए वो कंसिस्टेंट होता है और जिसमें सॉल्यूशन ना मिले वो इनकंसिस्टेंट होता है। तो कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ हैज वन और मोर सॉल्यूशन। मतलब जिसमें सॉल्यूशन मिले उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट और जिसमें सॉल्यूशन ना मिले उसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इतना तो समझ में हो गया कि सर जिस ऐसा इक्वेशन जिसको हम सॉल्व करने पे हमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता हो वो क्या है आपका कंसिस्टेंट, और जिसमें नहीं करता वो क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। फिर आता है इनकंसिस्टेंट। क्या आता है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ऐसा इक्वेशन जिसको सॉल्व करने पे कोई वैल्यू ना मिले उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट। मतलब उसका सॉल्यूशन ही ना एग्जिस्ट करता हो। A given system of equation is said to be inconsistent if it has no solution. A given system of equation is said to be inconsistent if it has no solution. मतलब एक ऐसा इक्वेशन सिस्टम का, एक ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जिसको अगर हम सॉल्व करें आपको कोई सॉल्यूशन ना मिले, है ना। जैसे क्लास 10 में पढ़ते थे कि इफ a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 then line is constant। तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मिलते थे। अगर a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 does not is equal to c1 upon c2 होता था तो वहाँ पे पैरेलल लाइन जनरेट होती थी, वहाँ पे नो सॉल्यूशन मिलता था। a1 upon a2 does not is equal to b1 upon b2 मिलता था तो वहाँ पे क्या मिलता था, वहाँ पे आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलता था। यूनिक सॉल्यूशन और मेनी सॉल्यूशन मिला के कंसिस्टेंट बनते थे और नो सॉल्यूशन अकेले जाके इनकंसिस्टेंट बनता था। सेम वही केस इसमें भी है, बस यहाँ पे 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल कुछ भी पूछा जा सकता है। मैक्सिमम आपसे 3 वेरिएबल आपके सिलेबस में है, वही पूछने वाला है। ओके, चलिए कंसिस्टेंट समझ में आया, इनकंसिस्टेंट समझ में आया। ठीक है, फिर आता है अपना सपोज दैट हम कैसे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सपोज दैट आपके पास 3 इक्वेशन है। पहला इक्वेशन क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1 कोई इक्वेशन होगा, इसको ये पहला इक्वेशन होगा, है ना। ये पहला इक्वेशन होगा, ये दूसरा इक्वेशन होगा और ये तीसरा इक्वेशन होगा। अगर नहीं होगा तो हम वर्ड प्रॉब्लम देगा, केस बेस देगा, तो हम इक्वेशन को जनरेट करेंगे। बनाना इक्वेशन ही है। सबसे पहला काम क्या होगा, आपके पास 3 इक्वेशन होगा, फिर हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। कैसे कैसे सर, कितने वेरिएबल हैं, कितने वेरिएबल है सर। यहाँ पे सबसे पहले ये चेक करना है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। केस फर्स्ट कैसे लिखना है उसको ध्यान से दिखाता हूं मैं इसको। देखो कहां गया भाई, एक सेकेंड। इधर। तो अगर आपके पास कोई इक्वेशन इस तरीके से होगा, है ना, तो आप कैसे लिखोगे, तो आपके पास जो इक्वेशन होगा उसको हम इस तरीके से लिखेंगे, है ना। देखो इधर कर रहा हूं, ये दिख रहा, ये इक्वेशन होगा। तो इसमें कैसे हम डिटर्मिनेंट को, मैट्रिसेस को कैसे जनरेट करेंगे वो आपके सामने दिख रहा है। देखो यहाँ पे जो a1 है, a2 है, a3 है, b1 है, b2 है, b3 है, c1 है, c2 है, c3 है। इसको हम एक मैट्रिसेस जनरेट करेंगे, उसको लेट किया कर लेंगे क्या, कोई मैट्रिसेस a है, ठीक है। और जितने वेरिएबल है सपोज दैट x है, y है और z है, तो उसको हम एक मैट्रिसेस में करेंगे जिसको हम नाम दे देंगे कैपिटल x का कैपिटल y कैपिटल z, कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। और इधर से जो d1 d2 रहेगा उसको हम एक अलग मैट्रिसेस देंगे जिसका नाम b है। बात आई समझ में, ठीक है।
अब आपको रखना कैसे है, अब आपको ये ऐसे रखना है कि ए एक्स इज इक्वल टू बी रखना है, ए एक्स इज इक्वल टू बी रखना है। अब x की आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो x की वैल्यू निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे बाबू, ए इनवर्स दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो ए इनवर्स बी हो जाएगा। आज तक कोई समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बी, मतलब जो ए इनवर्स आएगा उसका भी में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। इट मींस आपको सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा अब कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। और सर हम कैसे जानेंगे कि ये कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट, तो चलिए हम उस टॉपिक की बात करते हैं कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये तीनों इक्वेशन कंसिस्टेंट देंगे कि इनकंसिस्टेंट देंगे, क्या इन तीनों का सॉल्यूशन पॉसिबल है कि नहीं है। सीधी सीधी बात, आप ये बताओ, अगर ए इनवर्स ही नहीं पॉसिबल होगा तो क्या इसका सॉल्यूशन पॉसिबल होगा? नॉर्मल सी बात, कैसे सॉल्व कर सकते हैं अगर ए इनवर्स नहीं पॉसिबल है। और ए इनवर्स कब नहीं पॉसिबल होता, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाए, जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर मैट्रिसेस। और जब सिंगुलर मैट्रिसेस हो जाए तो उसका इनवर्स नहीं फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर ए का मैग्नीट्यूड, मतलब ए का डिटर्मिनेंट कभी भी जीरो के इक्वल ना हो, तो ऐसे मैट्रिसेस का हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। और जब ऐसे मैट्रिसेस का इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं तो इसी का तो सॉल्यूशन आएगा, बिकॉज ऑफ हमें ए इनवर्स लाना कंपलसरी है। ए इनवर्स तब आएगा जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इज इक्वल टू जीरो होगा, मतलब इसके लिए तो आपका सॉल्यूशन मिलेगा, इसके लिए तो आपका नो सॉल्यूशन मिलेगा, नो सॉल्यूशन मिलने वाला है, इसके लिए वाला मिलने वाला है। अच्छा, जब इसके लिए सॉल्यूशन मिलने वाला है बाबू, जब इसके लिए सॉल्यूशन मिलने वाला है, जब सॉल्यूशन मिलता है उसको क्या बोलते हैं बाबू, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। और ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। ओके, तो चलिए आपके सामने वही लॉजिक लिखा गया है। केस फर्स्ट, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इज इक्वल टू जीरो, है ना, व्हेन डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यूनिक सिस्टम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, दो इट इज अ कंसिस्टेंट एंड इट इज अ यूनिक सॉल्यूशन। मैंने क्या बताया, जब बाबू ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तब तो सॉल्यूशन भी मिलेगा, बिकॉज ऑफ आपने ये पढ़ा ना कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी टाइप का, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? बिल्कुल, मतलब अगर x की वैल्यू निकालनी है तो a इनवर्स आना कंपलसरी है। जब a इनवर्स आएगा तभी आप इस x की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर a इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो? मेरे कहने का मतलब, जब a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तब आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। x मतलब कोई भी वेरिएबल है, उसमें XYZ कुछ भी हो सकता है। अच्छा, मतलब और ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इज इक्वल टू जीरो। तो जब ये सॉल्यूशन मिलेगा तो ये यूनिक सॉल्यूशन देगा। क्या देगा? यूनिक सॉल्यूशन। मतलब अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इज इक्वल टू जीरो तब वो क्या देगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा। आई बात समझ में? ठीक है सर। केस सेकंड क्या आता है, व्हेन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो के हो जाए। इन दिस केस द गिवन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, और जब नो सॉल्यूशन आए हम उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मतलब अगर आपको चेक करना है कि सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, वही बेसिक सा काम सर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। जब आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लोगे, जब सपोज दैट आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो के आ गया, तो वहां पे सॉल्यूशन कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, बिकॉज ऑफ वहां पे कोई ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। आई बात समझ में? और बाय द वे क्या पता हो जाए आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इज इक्वल टू जीरो के, तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, उस केस में आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट हो जाएगा, बिकॉज ऑफ वहां पे ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। केस थर्ड क्या कहता है कि बाबू, जब आपका जैसे प्रूफ करने के लिए बोलता है ना कि प्रूफ करिए कि यूनिक सॉल्यूशन नहीं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन दे रहा है। जब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए प्रूफ करना होगा तो आपको एडजॉइंट ऑफ ए का मल्टीप्लाई बी में करने के बाद अगर आपका नल मैट्रिसेस मिल रहा है, कैसा मैट्रिसेस, नल जीरो मैट्रिसेस, नल मैट्रिसेस, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कि ये सिस्टम ऑफ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। सब जैसे आपने चेक किया कि सपोज दैट सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो के इक्वल आ गया, तो यहां पे ये ऐसे नहीं बता दोगे कि सर इसका जो है वो सॉल्यूशन वो नो सॉल्यूशन है ना, क्या पता नो सॉल्यूशन भी हो सकता है, क्या पता नो सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, और क्या पता मेनी सॉल्यूशन भी हो।
क्या पता मेनी सोल्यूशन नहीं हो। जब आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो के आगे आ गया तो दो केसेस बनते हैं, तो उन दो केसेस को सेटिस्फाई करने के लिए सब एक केस आपको और निकालना पड़ेगा, सर एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के बाद आप मल्टीप्लाई करोगे बी के साथ उसका। जब एडजॉइंट ऑफ ए का मल्टीप्लाई बी में करोगे, अगर ऐसा करने पे आपका मैट्रिसेस नल मैट्रिसेस आ रहा है या फिर जीरो मैट्रिसेस आ रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कि वो जो सॉल्यूशन दे रहा है वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन दे रहा है। आई बात समझ में? इसका मतलब सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर जीरो के इक्वल आ गया तो हमारा क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। जैसे होता नहीं, प्रूफ दैट द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, तो सबसे पहले क्या करने वाले हो? सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने वाले हो। ए क्या है? जो उस इक्वेशन से बनेगा, है ना? ए क्या है? वो जो इक्वेशन बना था उससे हम वैल्यू a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 रखे थे, है ना? वहां से वैल्यू रखे थे तो वहां पे ए मैट्रिसेस बना था, उसी ए का हमने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया। अगर वो जीरो के इक्वल आ गया तो हम, अगर जीरो के इक्वल आ गया और प्रूफ करने के लिए बोला कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, तो आपको एडजॉइंट ऑफ ए भी निकालना पड़ेगा। उसके बाद जो हमारा बी होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और जब उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर उसका आंसर जीरो मैट्रिसेस के इक्वल आ रहा है, मतलब एक ऐसा मैट्रिसेस जिसमें सारे के सारे एलिमेंट जीरो हों, जिसमें सारे के सारे एलिमेंट क्या हों? जीरो। 3x3 का भी हो सकता है, जहां तक है ये 2x2 का ही आएगा, मतलब 2x3 का आएगा। 3 है तो ऐसे 0 0 ही आएगा, है ना? ऐसे तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है, वो तो बाद में देखा जाएगा। ऐसा मैटर है जिसमें सारे के सारे एलिमेंट जीरो। ओके, अगर ऐसा आ रहा है तो वो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है वो क्या दे रहा है? वो तो भाई कंसिस्टेंट तो दे रहा है, लेकिन इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन दे रहा है। क्या दे रहा है? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो मैं आपको समराइज करता हूं एक बारी। समराइज कैसे करता हूं, ध्यान से देखो, देखो ध्यान से। मैंने क्या कहा? आपके पास कोई इक्वेशन होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। आपके पास इक्वेशन होगा। नहीं होगा तो बनाएंगे। तो स्टेप फर्स्ट क्या कहता है? स्टेप फर्स्ट कहता है कि सबसे पहले लेट करेंगे। स्टेप फर्स्ट कहता है कि लेट करेंगे क्या? सपोज दैट कोई मैट्रिक्स ए लेट करेंगे जिसमें हम सबके कोफिशिएंट रखेंगे, a1 है ना, a2 a3 b1 b2 b3, ओके, c1 c2 एंड c3। ये हुआ आपके पास। फिर b रखेंगे। b क्या है सर? ये d है जो, वो रखेंगे। क्या है वो? d1 d2 एंड d3। ये हुआ। फिर x क्या रहे? जितने भी वेरिएबल है सब इसमें रख लिया करेंगे, x y एंड z। अब ऐसा करने के बाद अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा है। फिर हम कैलकुलेट करेंगे क्या? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ तीन तरीके से हो सकते हैं, तीन केसेस बन सकते हैं। सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या पता जीरो के इक्वल आ जाए, और जब जीरो के इक्वल आ जाए क्या पता फिर से अगर जीरो के इक्वल आ जाए, और क्या पता डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इज इक्वल टू जीरो के इक्वल आ जाए। इसमें तो हम पक्का बता सकते हैं, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इज इक्वल टू जीरो तो यहाँ पे हम बोल देंगे सर यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है। यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है, इसका मतलब कंसिस्टेंट है। बिकॉज जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो होगा तो यहाँ पे ए इनवर्स क्या होगा? एग्जिस्ट करेगा, है ना? इसलिए हमने रीजन बताया था। अब यहाँ पे दो केसेस बन सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब या तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इज इक्वल टू जीरो है, उसके बाद ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी हम निकाले, अगर ये भी जीरो आके आ रहा है तो ये तो क्या होगा? ये मेनी सॉल्यूशन देगा। क्या? मेनी सॉल्यूशन देगा। अगर ऐसा ये है और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी डज नॉट इज इक्वल टू जीरो के आ रहा है तो ये नो सॉल्यूशन देगा। और नो सॉल्यूशन देने का मतलब, इसका मतलब क्या है? कि ये इनकंसिस्टेंट होगा। कैसा होगा? इनकंसिस्टेंट। तो मैंने तीनों केसेस बता दिए आपको। क्या पता डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो हो जाए, तो वहां पे दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं। अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू जीरो के आ रहा है तो वो मेनी सॉल्यूशन देगा, मींस कंसिस्टेंट आएगा। क्या आएगा? कंसिस्टेंट, है ना? और क्या पता यूनिक सॉल्यूशन देने, और क्या पता इट डज नॉट इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट ऑफ इट डज नॉट इज इक्वल टू जीरो को हो, वहां पे यूनिक सॉल्यूशन देता है तो वो भी कंसिस्टेंट ही होता है।
और तीसरा केस क्या था, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 के मतलब एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी डज नॉट इज इक्वल टू 0 किया जाता था, वहां पे हम क्या कहते थे, नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट होगा। यहां तक बात क्लियर है, बेहद आसान क्लियर है। अब इसके बाद हम क्या करते थे, सर हमको एक्स की वैल्यू निकालनी थी। एक्चुअल में जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो b मिलेगा, सीधी बात देख लेना यही मिलेगा। अब a को गायब करना है तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड a से मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों साइड a इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा। तो a इनवर्स से जब दोनों साइड मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, ये a इंटू एक्स इज इक्वल टू, इधर फिर से बन जाएगा, ये बन जाएगा a इनवर्स b, ठीक है, a इनवर्स b बन जाएगा। अब a इनवर्स इंटू आइडेंटिकल मैट्रिसेस हो जाता है, मतलब यहाँ पे x आ जाएगा और यहाँ पे a इनवर्स b आ गया। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू a इनवर्स b में आएगा, तो x इज इक्वल टू समथिंग आएगा, यहाँ पे x y z रख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो वैल्यूज आएगी, सपोज दैट यहाँ पे पी आई क्यू आई और आर आई, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू पी हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा, z इज इक्वल टू आर हो जाएगा। ये पूरा आपका प्रोसीजर हुआ। इस तरीके से हम इस इक्वेशन को सॉल्व किया करेंगे। ये आपका पूरा प्रोसीजर हुआ है ना। स्टेप फर्स्ट हुआ, स्टेप सेकंड हुआ, स्टेप थर्ड हुआ। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। एक बार अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, उसके बाद मैं चलूँ क्वेश्चन को कराऊं, तो एक क्वेश्चन के थ्रू क्लियरिटी होगी हमें कैसे क्वेश्चन करने हैं हमको, है ना। एक बार समझ लो इसको, उसके बाद हम चलते हैं। चलिए, तो आई होप समझ में आ गया होगा। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन के प्रैक्टिस करते हैं, है ना। एक बार फिर से एनर्जेटिक हो जाइए सब लोग, अपनी कमर की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम चल रहे हैं उड़ान भरने और आपकी फ्लाइट होने वाली है लगभग 1 सेकेंड या 20 सेकेंड के बाद। जितनी देर हम पानी पिएंगे उसके बाद आपकी फ्लाइट क्या करेगी, टेक ऑफ करेगी। किसके लिए, क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए। समय हो रहे हैं 2:05 और अब आपकी फ्लाइट होने वाली है टेक ऑफ। हम आपको पहुंचाएंगे क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में। तो दिस क्वेश्चंस, जब आपकी ये जर्नी कंप्लीट होगी तो आप पाएंगे कि आपके हाथों में, आपके मार्कशीट पे 5 नंबर बन चुके हैं। तो चलिए, आपकी यात्रा मंगलमय हो। एक बार समराइज कर लेते हैं फिर से, ये तो समरी हो ही गया था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अ क्वेश्चंस यूजिंग द मैट्रिसेस मेथड सो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। आपको ये प्रूफ कराना है कि इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट होने का मतलब बाबू कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो। सबसे पहला काम हम क्या करते थे, सबसे पहला काम हम मैट्रिसेस लिखते थे। नाउ वी आर गोइंग टू राइट अ मैट्रिसेस व्हिच इज गिवन एज 2, 6, 5 and 15. Okay, and x is equal to, here only 2 variables are available, x and y, and b is equal to 7 and 13. Okay, now we are going to calculate determinant of a is equal to 0. Calculating the determinant of a, 15 to the 30 and 6 5 are 30. 30 minus 30 is equal to 0. अगर ऐसा है तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज बनती है। फिर से क्या करना है, इनकंसिस्टेंट तो यहां तक कर सकते हो कि यहां तक इनकंसिस्टेंट है, लेकिन क्या पता मेनी सॉल्यूशन हो, कंसिस्टेंट भी हो सकता है। उसके लिए हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है सर, एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो होता है C11, C12, C13, C21 है, सॉरी C21, C22 का ट्रांसपोज। ओके, ट्रांसपोज निकालेंगे, इसका मतलब C11 लिखते हैं। C11 क्या आएगा, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम। ओके, 15 आ गया। दूसरा रो पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, यहाँ पे फिर माइनस हो जाएगा, माइनस में 6 हो गया। ओके, दूसरा रो पहला कॉलम,
दूसरा रो पहला कॉलम माइनस में 5 हो गया, और दूसरा रो दूसरा कॉलम बाबू 2 हो गया। ओके, अच्छा ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए इसका ट्रांसपोज निकालना है आपको, और जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो सॉरी एडजॉइंट ऑफ ए जो आएगा वो आएगा सर 15 माइनस 6 माइनस 5 एंड 2। ओके, ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट डिटर्मिनेंट ए, सॉरी एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। ओके, चलो कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या हमने जो पढ़ा वो सही है कि नहीं है। सर एडजॉइंट ऑफ ए कितना आया था 15 माइनस में 5 एंड माइनस में 6 एंड माइनस में सॉरी एंड 2, ये आपके पास आया एडजॉइंट ऑफ ए। एंड बी जो आया वो आया आपके पास क्या 6 एंड 7 एंड 13, 7 एंड 13। ओके, 7 एंड 13। हियर नंबर ऑफ रोज आर कितने हैं 2। अच्छा बताओ ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या? बोलो इसका मल्टीप्लाई पॉसिबल है? बोलो इसका मल्टीप्लाई पॉसिबल है? देखो ये कितने का है, ये 2 क्रॉस 2 का है। ओके, और ये कितने का है 2 क्रॉस 1 का है। तो बताओ ये पॉसिबल है मल्टीप्लाई? बोलो भाई पॉसिबल है कि नहीं है? नहीं पॉसिबल है। भाई पॉसिबल है, इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। ओके चलो, समझदार हो यार तब भी तुम लोग हैं, पॉसिबल है। मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ रो का कॉलम में, 15 से 1 15, 105 होता है, 15 से 1 15 105, 15 और प्लस 65। ओके, और ये क्या हुआ 6 7 42 माइनस 7 माइनस 42 13 दूना 26। बाबू ये कितना आ रहा है 105 में से 65 जाएगा तो 5 में से 5 गए 0, 10 में से 6 जाएगा तो 4, 40 बचा, 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा माइनस। बाबू ये डज नॉट इज इक्वल टू 0, दिस डज नॉट इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे प्रूफ हो गया, सो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन is inconsistent. Is inconsistent. आपको इतना करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? बोलो इतना समझ में आया कि नहीं आया? क्या किया क्या किया किया क्या किया क्या किया मैं इधर देखो, आपके पास कोई मैट्रिसेस होगा, मैट्रिसेस को हमने नॉर्मली फॉर्म में करा, आपको प्रूफ करना था इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट कब होगा? जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 के हो और एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी डज नॉट इज इक्वल टू 0 के हो। अगर ऐसा केस अवेलेबल है तो आपका जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। अगर कंसिस्टेंट प्रूफ हुआ होता तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करने पे 0 आता। आई बात समझ में? बिल्कुल समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके से है, सॉल्व करते हैं। यूज द मैट्रिसेस मेथड टू शो दैट द फॉलोइंग सिस्टम इक्वेशन इज अ इनकंसिस्टेंट। यूज द मैट्रिसेस मेथड, ये भी वही काम करना है। यूज द मैट्रिसेस मेथड टू शो दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब वही काम फिर से करना है कि सर ए की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, ए की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, ध्यान से देखते हैं। ए की वैल्यू आएगी 3 2 1, बी की वैल्यू आएगी -1 1 एंड माइनस में 2, सी की वैल्यू आएगी 2 3 एंड माइनस में 1। एक्स वैल्यू आपको तो पता ही है, एक्स वाई एंड जेड। और बी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपके पास
3, 5 एंड 1। ओके, ये आया। अब आपको क्या निकालना है? आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालते हो? आपको पता ही है डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं। आसान तरीके से डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। किस तरीके से? आसान तरीके से। कितना आ जाएगा? आ जाएगा 3। नॉर्मली करते हैं ना, वो वाला आप छोड़ते हैं, दूसरे मेथड से करते हैं। ये वाला है ना, 3, 1 1 -1, 2 3 6, प्लस में 6। ओके, फिर प्लस में 1 हो जाएगा। अब ये और ये चलना है। 2 1 2, माइनस में 2, 3 1 3, माइनस में 3। फिर क्या करना है? प्लस में 2 चलना है। 2 2 4, माइनस में 4, 1 1 1, माइनस में 1, -1 + 6, 5 3 15। ओके, -2 -3, -2 -3, -5, -5, -5, 4 -4, -5, -5 2 -10। तो यहाँ पे क्या आ गया? 15 माइनस में 15, तो आंसर आ गया यहाँ पे 0। एक प्रोसीजर तो हमने कर लिया। अब क्या निकालना है? अब आपको निकालना है बाबू एडजॉइंट ऑफ ए। क्या निकालना है? एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए आप निकाल लोगे कि नहीं? अब आप आगे कर लेना भाई, इतना काहे हमसे मेहनत करवाओगे? करवाओगे क्या मेहनत है? बोलो, ऐसे मेहनत करवाओगे? बोलो, एडजॉइंट ऑफ ए निकालूं? चलो एक बता ही देता हूँ ना एडजॉइंट ऑफ ए। नहीं तो आप लोग ही बोलोगे अरे सर को नहीं आता, हमको सिखा रहे हैं। और हाँ, पीछे वाले वीडियो में एक ना मिस्टेक हो गया था, वो भी बताऊंगा क्या हुआ था जब लाइव गए थे, है ना? वो देखना ध्यान से बताऊंगा। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है बाबू? एडजॉइंट ऑफ ए होता है C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33 का ट्रांसपोज, ये निकालना। लेकिन सबसे पहले हमको C11 तो निकालना पड़ेगा, C22 तो निकालना पड़ेगा, C13 तो निकालना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें निकालनी है। अच्छा, निकालते हैं तो अब इधर ही निकाल लेते हैं ना, छोटू छोटू सा निकाल लेते हैं। हम तो छोटू छोटू सा निकालेंगे। देखो इधर, 1 1 1, 1 1 1, 2 3 6, -1 -6, 1 1 1, 2 3 6, -1 -6, +6 हो जाएगा ना। देखो 1 1 1, -1 हो गया, और माइनस प्लस 6 +6 हो जाएगा। आंसर कितना आएगा बाबू? 5 आएगा। कितना आएगा? 5। और जब 5 आया तो 1 1 कैसे गई? प्लस में ही रहेगा। फिर आ गया C12 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 C12, 2 and the 2, 2 and the 2, -2 -3, माइनस में 5। ओके, -5 बाहर से इक्वल टू प्लस में 5। प्लस में क्या बन जाएगा बबुआ? 5। ओके, कोई तकलीफ नहीं बा। हाँ, चलो फिर से आता है C13 C13, 2 2 4, -4 -1, कितना हो जाएगा बाबू? हो जाएगा माइनस में 5। कितना हुआ? माइनस में 5। कितना हुआ? माइनस में 5। चलो इतना तो समझ में आ गया। फिर अपना क्या करेंगे? फिर चलते हैं C21 के साथ। C21 के साथ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम। 1 1 1, 2 2 4, कितना होगा? 5, और बाहर आएगा माइनस में 5। ओके, फिर क्या आता है? C22 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 कितना आएगा? दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम। 3 1 3, माइनस में 3, 2 1 2, माइनस में 2। आंसर आएगा माइनस में 5।
ऐसा लग रहा है कि सब इक्वल आ रहा है बाबू, कैसा आ रहा है, सब इक्वल आ रहा है। अच्छा ये बात है, सब तो इक्वल आ रहा है। फिर से क्या आ जाएगा, फिर से आ जाएगा C23, दूसरा रो तीसरा कॉलम, 3 2 जा 6, माइनस में 6, 1 1 जा 1, प्लस में 1, 2 3 5, 6 में से -5 प्लस 5, प्लस में क्या बन गया 5 बन गया, प्लस में क्या बन गया 5 बन गया। फिर से क्या करेंगे, फिर से आएगा सी 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 3 1 C31, तीसरा रो पहला कॉलम, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, -3 -2 -3 -2, माइनस में 5, माइनस में 5, C32 C32 C32, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 3 1 हो गया, 3 1, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, -3 -2, ओके, 3 3, 3 1 जा 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5 -5, ओके। C33 C33 कितना आएगा 3 3, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, ये तो गड़बड़ हो गया क्या, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, 3 3 जा 9 होता ना भाई, तीसरा रो दूसरा कॉलम, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, अब आता 5 है ना, 5 क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस ए प्लस क्यों कर रहा हूं पता है ना, -1 टू दी पावर ऑड इवन वाला, हाँ ये लॉजिक समझ लेना। चलो C33 कितना हो जाएगा वही 3, C33 3 1 जा 3 प्लस 2 5, हमको वैल्यू मिली क्या बाबू, हमको वैल्यू मिली एडजॉइंट ऑफ ए, कितना मिला एडजॉइंट ऑफ ए बाबू, एडजॉइंट ऑफ ए मिला, पहले C11 लिखे क्या, लिख ले पहले C11 नहीं है, C11 को C12 ऐसे नीचे लिखते हैं ना, डायरेक्ट लिख देते हैं, ये हुआ 5, ये हुआ प्लस में 5, ये हुआ माइनस में 5, ओके, फिर ये हुआ माइनस में 5, ये हुआ माइनस में 5, ये हुआ प्लस में 5, ये हुआ माइनस में 5, ये हुआ माइनस में 5, ये हुआ प्लस में 5, ये तो बात वही हो गई, साफ साफ दिख रहा है, मल्टीप्लाई करना है। अच्छा अब किससे मल्टीप्लाई करना है, अब निकालने हैं हम एडजॉइंट ऑफ ए का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, बी में। चलो अब देखो बाबू साफ साफ दिख रहा है, अब इसमें कुछ करना भी नहीं है, मतलब -5 से बाहर ले लो, बाहर 0 ही आएगा ना, एक काम करते हैं इसको 5 बाहर ले लेते हैं ना, 5 बाहर ले लेते हैं, थोड़ा आसान रहेगा, 5 बाहर ले लो तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1 एंड 1, बी क्या है, बी है आपके पास कितना, बी कितना है देखो 3 5 1 3 5, अब सब में 3 5 1 है तो सब 0 ही आएगा कि नॉन जीरो आएगा, देखते हैं 5 बाहर है 0 नहीं आएगा, चेक कर लेना, इसका मतलब 3 1 जा 3 -5 माइनस में 1, इसका 3 -5 माइनस में 1, इसका माइनस में 3 प्लस में 5 प्लस में 1, कितना आया 5 बाहर रहेगा, -5 -1 -6 और -6 प्लस 3 -3, और ये कितना आएगा, ये आएगा 3 -5 -6, इसका भी वही आएगा -3, 5 1 6, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, तो आपका आंसर देख रहे हो, आपका आंसर है -15 -15 और 15, ये 0 के इक्वल नहीं है, ये 0 के इक्वल नहीं है, तो इस तरीके से आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा हो गया, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो गया आपका
इनकंसिस्टेंट। अगर इज इक्वल टू 0 के होता तो क्या आता? कंसिस्टेंट आता, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट है। ओके। और नॉर्मल सी बात, मैं आपको एक चीज बताऊं, देखोगे? ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक देखना है पक्का। इनकंसिस्टेंट वाला पूछेगा तो भाई साहब तुम लोग की हालत हो जाएगी खराब, और अगर कंसिस्टेंट वाला पूछ लिया तब तो ए इनवर्स पूछेगा। हा, हा, हा। बोलो, मजेदार है ना? क्वेश्चन तो मजेदार है सर। सर क्वेश्चन तो कैसा है, मजेदार है ना? बिल्कुल मजेदार है, बिल्कुल मजेदार है। आगे चले, क्वेश्चन पे चले क्या? अभी इनकंसिस्टेंट वाला हो जाएगा। सर एक कंसिस्टेंट वाला बताइए, हमसे आप कितना काम लेंगे सर? कंसिस्टेंट वाला बताइए। देखो क्वेश्चन आ गया, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 -3 2 3 2। ये एग्जैक्ट आपका सीबीएसई में ऐसे क्वेश्चन आता है, एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आने वाला है। तो कमर की पेटी और थोड़ी देर से बांधो, क्योंकि हाइट और तेज चल रही है ना। अब हम चलेंगे पूरा फुल स्पीड में। फुल स्पीड मतलब अब हम चल रहे हैं अच्छे क्वेश्चन की तरफ। अच्छे क्वेश्चन की तरफ मतलब अब आपको ऐसे एग्जाम में आने वाला है, तो हम पहले से तैयार रहते हैं ना क्वेश्चन के लिए। इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 2 3 -3 -3 2 -4, फाइंड ए इनवर्स एंड हेंस सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, तो सबसे पहले हमें लीनियर ए इनवर्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ए इनवर्स। एक वैल्यू कितना है? एक वैल्यू है 1 2 माइनस में 3 2 3 2 3 -3 एंड माइनस में 4। ये है। अगर ए इनवर्स निकालें, सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए चेक करते हैं कितना आता है। डिटरमिनेंट ऑफ ए वही चेक करते हैं सर। 1 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 4 3 12 माइनस में 12 3 2 6 प्लस में 6, फिर आता है माइनस में 2। माइनस में 2 होने का मतलब बाबू कितना हो जाएगा? 4 2 8 माइनस में 8 3 2 6 माइनस में 6, फिर आता है माइनस में 3 3 2 6 माइनस में 6 3 3 9 माइनस में 9। ओके, 12 में से 6 जाएगा तो बाबू -6 बचेगा। -8 -6 -14 और 14 दूनी 28, तो +28। ओके, -6 -9 -9 6 15 15 3 45, तो प्लस में 45। तो इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा? इस तरीके से आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए आ जाएगा 22 मल्टीप्लाइड बाई 45। अब देखो कितना हो जाएगा? 990। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ गया? 990। इट इज डज नॉट इज इक्वल टू 0, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हम क्या निकालते हैं? अब हम निकालते हैं कोफैक्टर। क्या निकालते हैं? कोफैक्टर। कोफैक्टर निकालने का मतलब क्या बाबू? C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। इस तरीके से हम सारी की सारी वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखो रैंडमली मैं भी निकालूंगा, स्पीड में निकाला करो। C11 पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, 4 3 12 3 2 6 -12 माइनस प्लस, देखो 4 3 से कितना हो जाएगा? प्लस 3 2 6 हो जाएगा, तो -12 + 6 हो जाएगा माइनस में 6। ओके, फिर से कितना हो जाएगा? अब -8 - 6 -8 - 6 -14 और -14 प्लस में 14 हो जाएगा। क्यों प्लस में 14 कर रहा हूँ बताओ? क्यों कर रहा हूँ प्लस में 14? क्यों? क्योंकि 1 2 1 2 का पावर कितना है? 1 2 मतलब माइनस 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 पहले से तो पावर हो जाएगी, पावर माइनस माइनस प्लस हो जाता है। फिर क्या होता है? फिर हो जाता है आपका -6 -6 -6 -9 -6 -9 -15 -15। ओके, -15 ही रहेगा, है ना? अब दूसरा चेक करते हैं। दूसरा 2 1, देखो दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो
पहला कॉलम, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8 -8 + 9, -8 + 9, -8 -9 -17, प्लस में 17। कैसे देखो ध्यान से बताओ, देखो 4 2 जा 8 हो गया, 4 2 जा 8 तो -8, माइनस पहले से होता है, 3 3 जा 9 +9 हो गया, 9 में अरे ये क्या हो गया, +9 और माइनस होता ही है, -17, तो ये बाहर पावर कितनी है इसके, 2 1 है तो +17 बन जाएगा, इसलिए है ना, इसलिए मैंने किया। ठीक है, सही है। अब क्या करते हैं, अब करते हैं 2 2 C2 2, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो 4 1 जा 4, 3 3 जा 9, -4, 3 3 जा 9 तो +9 बन जाएगा, तो बन जाएगा 5, और पावर कितना है, 2 2 4 है, तो यहाँ पे 5 ही बचेगा, है ना। समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल ठीक है सर, समझ में आया। अभी अभी हम करेंगे 2 3, 2 और 3 के ऊपर, 2 और 3 के ऊपर, 2 और 3 के ऊपर, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, -3 -6, माइनस में 9, और माइनस में 9 तो प्लस में 9 बन जाएगा। देखो कितनी जल्दी कर रहे हो, बस हैबिचुअल हो जाओ किसी चीज का, तो आपका चीजें हो जाएगा आसान तरीके से। C31 पे चलते हैं। C31 क्या कहता है, C31 थर्ड रो पहला कॉलम, थर्ड रो पहला कॉलम, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, +9 मतलब यही बन रहा है, बस ये प्लस है, 4 9 9 4 13, है ना, 9 4 13, ये बन गया। 3 2 थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हो गया, 2 2 जा 4, 3 9, सेकंड कॉलम पे चलते हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 + 6 8 हो जाएगा, है ना, लेकिन ये माइनस में 8 आएगा, कोई तकलीफ नहीं है। फिर क्या करते हैं, फिर आता है अपना थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, आंसर आया माइनस में 1, तो माइनस में 1 लिख दिया। इस तरीके से आपका को फैक्टर निकल गया। हम निकालते हैं, हम क्या निकालते हैं, हम इसका निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए आएगा, डायरेक्टली इसका ट्रांसपोज में डायरेक्टली लिख रहा हूँ, C11 को ऐसे लिख रहा हूँ, माइनस में 6 14 माइनस, देखो माइनस में 6 इधर लिख दिया, 14 लिख दिया इधर, माइनस में 15 इधर लिख दिया, 17 इधर लिख दिया, 5 इधर लिख दिया, 9 इधर लिख दिया, 13 इधर लिख दिया, माइनस में 8 ये हो गया, और माइनस में 1 ये हो गया। एडजॉइंट ऑफ ए हुआ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं इससे अगर हम इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दें, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्या हो जाएगा चेक करते हैं। हो जाएगा -6 17 13 14 5 माइनस में 8 माइनस में 15 9 माइनस में 1। ओके, ये हुआ। अब ध्यान से देखना, इसको हम कहते हैं ए इनवर्स। क्या कहते हैं, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका कितना आया है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया है आपका, कितना आया था बाबू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ आया था 990, कितना आया था 990, तो 1/990। भाई साहब बहुत खतरनाक जा रहा है ये तो, बोलो भाई बोलो भाई ये हुआ। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसमें डिवाइड कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो ए इनवर्स आ जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा। ओके, अब ए इनवर्स तो आ गया, ए इनवर्स तो आ गया। अब हमको करना क्या है एक्चुअल में, ए इनवर्स तो निकाल लिए सर, अभी क्वेश्चन तो देखिए, पहला आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है आपका, मैक्स आधा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। आधा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा। अगर 990 ना आए, एक बार चेक कर लेते हैं क्या, शायद 990 ना आए। अरे भाई 990 कहाँ, मल्टीप्लाई थोड़ी करना था, अरे बाबा मल्टीप्लाई कर दिया मैं तो, ऐसा तैसा कर दिया मैं तो। 5 2 7 4 2 6 67 आएगा बाबूगा, अरे बाबूगा 67 आएगा। सर को कुछ नहीं आता बबुआ।
67 आएगा, 67 आएगा। अभी सही है कि नहीं सही है, अभी भी फिर चेक कर लो, गलत हो सकता है ना, क्योंकि मैं बहुत तेज किया हूं समझाने के लिए कैलकुलेशन थोड़ा। मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा बस रैंडमली शॉर्ट फॉर्म में करना चाहा, तो बस इसीलिए हुआ। ठीक है, ये हुआ ए इनवर्स, ये क्या हुआ, ए इनवर्स। लेकिन लेकिन आपको निकालना क्या है, आपको इक्वेशन निकालना है। तो एक बार हम देखो, जब इसको आप इक्वेशन के फॉर्म में बनाओगे ना, मैट्रिसेस के फॉर्म में बनाओगे, आपके पास इक्वेशन क्या है, एक बार इक्वेशन लिखना। देखो, जब इसको, आधा क्वेश्चन तो मैंने कर दिया है ना, अब जब इसको इक्वेशन के फॉर्म में बनाओगे तो आपके सामने इक्वेशन क्या बनेगा वो दिखाता हूं मैं आपको, जादू दिखाता हूं, एक जादू। वो जादू कैसा है, इस तरह अगर हम इसको लिखें, a इज इक्वल टू, सपोज दैट लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 2 माइनस में 3, और इधर हो जाएगा 2 3 और 2, और यहाँ पे हो जाएगा 3। ये क्या कर दिया मैं, एक्स एक्स लिखते हैं ना, एक्स एक्स, 1 2 3 2 3 माइनस में 3 माइनस में 3 2 माइनस में 4, ये हुआ। और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी माइनस में 4 2 एंड 11, है ना। और x वैल्यू क्या हो जाएगी, x y z। अब एक बात देखना, क्या ये वाला मैट्रिसेस और ये वाला मैट्रिसेस सेम नहीं है, ध्यान से देखो, ये वाला मैट्रिसेस और ये वाला मैट्रिसेस सेम नहीं है, बिल्कुल है। इसका मतलब आपने आधा क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया है। कैसे सर, हमें क्या होता है, हम क्या लिखते हैं, x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। इट मींस हमें x अगर निकालना है तो a इनवर्स में b का मल्टीप्लाई कर दें। तो a इनवर्स की मल्टीप्लाई क्या है, 1/67 आया है, -6 17 -6 17 13 14 5 माइनस में 8 माइनस में 15 9 माइनस में 1। इसका मल्टीप्लाई किस में करना है, b में। b कितना है, माइनस में 4 2 और 11, इस तरीके से। अब इसको सॉल्व करते हैं ना, मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद आराम से सॉल्व करते चले जाएंगे, है ना। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो। x वैल्यू 1/67, इसको बाद में रखने के लिए रहने देते हैं। तो 6 सते 6 चौके 24, प्लस में 24 हो जाएगा, 14 दूनी 28, तो प्लस में 28 हो जाएगा। 11 15 में कितना हो जाएगा, तो माइनस में 165। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो, पहला तो हो गया। अब दूसरा, 17 4 17 16 से -68 5 2 10 और प्लस में 99, ये हुआ। फिर से अब इसका करते हैं, 15 चौके 60, ये प्लस में 60 हो जाएगा, 9 दूना 18, प्लस में 18 हो जाएगा, और माइनस में 11 हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये हुआ। अब x वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/67। देखो, 8 2 10, सॉरी 8 4 12 और 2 2 4 1 5, 52 हुआ, -60 165। ओके, ये -68 है, ये -199 है, तो प्लस 99 है। ओके, प्लस 99, तो 99 109 -68 और 78 -11। थोड़ा और सॉल्व करते हैं, 1/67 सर, माइनस माइनस है ना, हाँ माइनस ही तो है। ये मैं क्या कर दिया यार, हे भगवान, ये मैं क्या कर रहा हूँ, मारो मुझे मारो, है ये क्या कर रहा हूं मैं, ये क्या कर रहा हूं, ये प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। हैं, सुबह प्रेयर करना भूल गया था लग रहा है। 6 4 24, 17 दूना 34, 13 11 में 143। अब ऐसे ही मेरी बुद्धि नहीं चल रही है, सोचो अब तुम्हारी बुद्धि कैसे चलेगी जब मल्टीप्लाई भूल जा रहे हैं। 14 4 56, वही मैं कह रहा हूँ, ये कैसे। अब आधा सॉल्व कर लेता, क्या पता आंसर ही बता देता, अभी करने दिमाग चलता था। 14 4 -56, 5 दूना 10
और 8 8 फिर 15 चौके 60 प्लस में 60, 9 दूना 18 माइनस 11 1/67। ये बातें एक्स की वैल्यू की तरफ चल रही हैं। देखो ऐड करते हैं, 3 4 7 4 11, 5 3 8 तो 10, 1 1 2 201 है ना, 201। देखो अभी कितना हुआ, 8 6 14 है ना। पहले ये करते हैं, 56 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 46, तो -46 और -88, 8 6 14 के 4, 8 4 12 1 13, 134 माइनस में 134। सही तो लिखा हूं मैं, मुझे तो लग रहा है कि सही लिखा हूं, है ना। चल फिर 60 10 70 8 68, सॉरी 78 माइनस 11 तो 67। और जब 67 अंदर जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 67 3 जा, 67 2 जा, 67 1 जा। और ये बताओ हमने एक्स की वैल्यू क्या रखा है, एक्स की वैल्यू हमने क्या रखा है बाबू, एक्स की वैल्यू क्या रखा है, एक्स वाई जेड। इधर आ गया 3 2 और 1, तो यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, एक्स की वैल्यू आई 3, वाई की वैल्यू आई माइनस में 2 और जेड की जो वैल्यू आई वो आई 1। इस तरीके से आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन होने वाला है सॉल्व। कितना आसान है ना, बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा ही आसान नहीं है ये, है ना। तो हमने क्या किया, एक बार फिर से समराइज करता हूँ चीजों को। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन 5 नंबर तो देके जाने वाला है भाई, 5 नंबर ऐसे नहीं मिलने वाले हैं, ऐसे ही मिलने वाले हैं। और एक कंफर्म है, लिख के ले लो, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है ऐसे। बस डिजिट बदलेगी, बस डिजिट बदलेगी, काम यही करना है। इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 फाइंड द इनवर्स, हमने a इनवर्स फाइंड किया। उसके बाद हमने क्या देखा, जैसे ही हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन देखते हैं तो उसके पास मैट्रिसेस के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो वही से मैट्रिसेस आपको ऐसा मिलेगा कि जिसमें a इनवर्स है। और ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पास है तो पक्का मिलेगा, आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम केस में आपको a इनवर्स ही मिलेगा जो आपका इक्वेशन मिलेगा, है ना। वो सेम मैट्रिसेस मिलेगा जो इस इक्वेशन से बनेंगे, मैक्सिमम और मैक्सिमम केसेस में कह रहा हूं, मैक्सिमम केसेस में। तो अगर ऐसा हो तो आप ए इनवर्स पहले कैलकुलेट जब करेंगे तो उसके बाद आपका सॉल्यूशन ऐसे हो जाएगा। ऐसे सॉल्यूशन कैसे होता है, x इक्वल टू बी, x इक्वल टू ए इनवर्स बी, ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर लेंगे। आई बात समझ में, कोई तकलीफ नहीं है। तो चलिए मिलते हैं, नहीं अभी और एक क्वेश्चन करते हैं, अभी एक और क्वेश्चन करते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, एक स्क्रीनशॉट ले लो भाई, अभी ज्यादा टाइम कहाँ हुआ, अभी तो 2 ही क्वेश्चन तो करा हम लोगों ने। स्क्रीनशॉट ले लो, सुंदर सुंदर स्क्रीनशॉट ले लो, समझदार हो आप लोग ना। स्क्रीनशॉट ले लो। सर बहुत गंदा दिख रहा है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। भाई जूम करके देख लेना है, क्या कर लेना, जूम करके देख लेना। दूसरा क्वेश्चन, ये रहा एक क्वेश्चन जो कि यूजिंग मैट्रिसेस सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सीबीएसई 2006 का। इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या है, देखो ध्यान से, अगर हम इसको a इज इक्वल टू लिखें तो क्या आएगा, 3, यहाँ पे x वाला 0 है तो यहाँ पे हम 0 रख सकते हैं ना, तो 0, यहाँ पे 1, 4 2 माइनस में 2 और यहाँ पे 2 माइनस में 3 और 6, इस तरीके से है। और b इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे b है आपके पास 8 3 माइनस में 2, ओके। और x की वैल्यू क्या है, x y एंड z, 3 वेरिएबल्स है, ओके। रखते हैं, सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले हम डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालने से पता चलेगा क्या सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। सर हो जाएगा 3, कर नहीं रहा होगा, 3 2 6, 6 2 12, 2 3 6, माइनस में 4, 6 0 0, 3 1 3, प्लस में 3 और ये प्लस में 2, 2 0 0, ठीक है।
3 वन जा 3 प्लस में 3 कितना आएगा, 12 में से 6 जाएगा तो 6, 18 बचा, 3 चौके 12 बचा, 3 दूना 6 बचा। ओके, ये सही हो गया है ना। 18 में से 12 गया 6, 6 12 बचेगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितना आ गई, 12 आ गई। मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करना वाला है। तो ए इनवर्स निकालने के सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बाबू, वही C11 निकालना पड़ेगा, C12 निकालना पड़ेगा, C13 निकालना पड़ेगा, C21 निकालना पड़ेगा, C22 निकालना पड़ेगा, C23 निकालना पड़ेगा, C31 निकालना पड़ेगा, C32 निकालना पड़ेगा, C33 निकालना पड़ेगा। ओके ओके सर। C1 के बाद चलते हैं, 12 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 12 माइनस 6 6 हो जाएगा, तो आंसर आएगा क्या पे 6। इसका आ जाएगा 0, 0 प्लस 3 मतलब 3, 3 का माइनस में 3। ओके, इसका कितना हो जाएगा, 0 प्लस 3, 0 प्लस 3 मतलब कितना हो जाएगा, 3 1 4 तो 3 हो जाएगा। चलो 2 1 पे है। देखो एक्चुअल में मैं इतना जल्दी क्यों लिख देता हूँ पता है, ये जो वैल्यू बीच की वैल्यू होती है वो ये C11 है, ये C12 है, C133 है। अब C21 पे चलते हैं। C21 क्या होगा, C21 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 6 4 जा 6 चौके 24, 2 दूना 4 प्लस 4 24 4 28। सही है, पक्का सही है ना। 6 चौके 24, 2 दूना 4 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 24 4 28 तो हो जाएगा बाबू माइनस में 28। फिर ये तो करते हैं इरेज, ये करते हैं इरेज। फिर क्या आएगा, C22 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 6 3 18, 2 1 जा 2, 18 माइनस तो कितना हो जाएगा बाबू 16। आंसर कितना आएगा 16, कितना आएगा 16। ओके 16, 16 आएगा 16, 16 आएगा 16। C23 C23 2 3 जा 6, 2 3 जा 16, C22 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 C23 C23 2 3 जा 6, माइनस में 6 माइनस में 4 माइनस में 10 तो प्लस में 10। ओके, कौन तकलीफ नहीं बा। ओके चलो 3 1 चलते हैं 3 1 के ऊपर। 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 4 जा 12, माइनस में 12 माइनस में 4 माइनस में 16 और 2 2 है, 3 1 है 4 तो माइनस में 16 रहेगा। 3 1 1 हो गया, 3 1 1 हो गया, 3 1 2 3 3 जा 9, 2 0 जा 0, माइनस में 9 माइनस में 9 तो प्लस में 9 बन जाएगा। ओके C33 C33 3 2 जा 6 4 0 जा 0। ओके थ्री 3 बोल रहा हूँ ना, 3 3 तो 3 3 जा 6। बस चलो निकल लिखते हैं बाबू। ए एडजॉइंट ऑफ है क्या हो जाएगा, इसको तो आसान तेजी से लिखना है ना। एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा 6 माइनस में 3 3 माइनस में 28 16 10 माइनस में 16 प्लस में 9 और 6। एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए को किससे डिवाइड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए को डिवाइड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है बाबू 12 आया है। 6 माइनस 3 3 28 16 10 माइनस में 16 9 एंड 6 है ना, इस तरीके से था। अब ये तो आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको तो हम बोलते हैं ए इनवर्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको, तो हम ए इनवर्स बोल देते हैं। और ये जो ए इनवर्स है वो क्या आया, ये जो ए इनवर्स है वो कितना आया, ए इनवर्स आया 1/12 6
माइनस में 3, 3, 28, 16 एंड 10, माइनस में 16, 9 एंड 6। क्या है अब आपके पास b क्या रखा है ये जरा बताना तो। बिकॉज ऑफ आपने पढ़ा है कि सर x इज इक्वल टू क्या होता है, a इनवर्स b होता है। तो x इज इक्वल टू a इनवर्स क्या है, 1/12। 6 माइनस में 3, 3, 28, 16 एंड 10, माइनस में 16, 9 और 6 ये आया। अब b का मल्टीप्लाई करते हैं। b का मल्टीप्लाई कितना है बाबू, b चेक करो b कितना है। 8 3 माइनस 2 है ना, कितना है 8 3 माइनस में 2, 8 3 माइनस में 2 मल्टीप्लाई करते हैं 1/12 इसको रहने देते हैं। कितना आता है रो का कॉलम में, 8 4 जा 60, 8 6 जा 40, 48, 28 तियां प्लस 3 8 24, 3 दूना 6 2 8 और 16 दूना 32 प्लस में 32, 3 8 जा 24, 16 तियां 48, 9 दूना 18, 3 8 24, 10 तियां 30, 6 दूना 12। चलिए सॉल्व करते हैं कितना आता है। देखो ये सब ऐड करना है, 4 2 6 8 6 14, 3 1 4 6 10 4 14, 144। फिर 24 48 में से 24 जाएगा तो 24 बचा, 24 में से 18 जाएगा तो 6 बचा, है ना। हाँ इधर ना 24 में से 12 जाएगा तो 12 बचा, 12 30 कितना हो जाएगा, 12 30 हो जाएगा 30 10 40, 4 44। तो x की जो वैल्यू आई वो कितना आई, x की वैल्यू जो आई वो आई 12 और 1/2, क्योंकि 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 और 44 का 12 डिवाइड कर देंगे 4 11/4 3 12 11/3। तो x की वैल्यू क्या है, x y z है ना, ये आया। इसमें ये है 12, ये है 1/2 और ये है 11/3। इस तरीके से आपकी कितना आएगी, आपका जो सॉल्यूशन आया वो आया ध्यान से देखना। x की वैल्यू कितना है 12, x की वैल्यू कितना आई 12, y की वैल्यू कितना आई 1/2 और z की वैल्यू कितना आई 11/3। चेक कर लेना, अगर ऐसे किसी में कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है तो कोई नहीं, बाकी प्रोसीजर यही रहेगा, है ना। प्रोसीजर जो है वो यही रहेगा। कैसा आया क्वेश्चन, समझ में आया, बोलो। आसान है ना भाई, क्वेश्चन बहुत आसान है। अब अगर ये समझ में आ गया हो तो एक बार मैं हट जाता हूं, उसके बाद आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, है ना। ओके ले तो लिए स्क्रीनशॉट, है ना। अब देखो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, क्वेश्चन कैसा है, हाँ, क्या है ये क्वेश्चन है ना। इसमें आपको वही दो क्वेश्चन दे रखा है, आपको ए दे रखा है बी दे रखा है, आपको ए बी निकालना है। क्या निकालना है, ए इंटू बी। और यहाँ पे एक्चुअल में ये लॉजिकल क्वेश्चन दिया हूं मैं। क्या दिया हूं, लॉजिकल क्वेश्चन। देख लेना तुमको कुछ ना कुछ तो इसमें सरप्राइज होगा। ये सरप्राइज वाले क्वेश्चन है, मतलब आपको बड़ा दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में इतने आसान है, इतने आसान है कुछ कहा नहीं सकता। और अगर नहीं आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करूंगा। और ये स्पेशल क्वेश्चन है, बता रहा हूं स्पेशल क्वेश्चन, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे, इतना सा दिमाग लगा लोगे, आपका काम बन जाएगा। और वो दिमाग यही जब ए इंटू बी निकालोगे ना वही पता चल जाएगा। ए इंटू बी जैसे ही निकालोगे ये इसका सोल्यूशन आपको खुद ही दिमाग में आ जाएगा। ज्यादा सॉल्व ही नहीं करना है तुमको, है ना। तो थोड़ा आप लोग सोचो। हाँ, जेमिनी और चैट जीपीटी का यूज नहीं करना है, याद रखना। नहीं तो भाई अपने दिमाग को क्या कर रहे हो तुम,
अपने दिमाग को, अपने आप को हैंडीकैप बना रहे हो, मेंटल हैंडीकैप। सर हम तो मेंटल हैंडीकैप बनेंगे, हमें क्वेश्चन आने से नहीं, हमें क्वेश्चन करने से नहीं आने से मतलब है। अरे भाई करोगे नहीं, पता है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे फोन देखते रहते हैं, हमको आ रहा है आ रहा है आ रहा है, और जैसे एग्जाम में बैठते हैं तो हमारा हाथ नहीं चल पाता, क्योंकि हमने लिख के थोड़ी प्रैक्टिस करा है। आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, आपको क्लासरूम मैनेजमेंट देखना है ना, क्लासरूम कैसे इफेक्ट होता है। अगर आप मूवी के जैसे वीडियो देखते जा रहे हो देखते जा रहे हो देखते जा रहे हो, तो आप बस देखते जा रहे हो, आपको लग रहा है सब कुछ आ रहा है, लेकिन आपको कुछ नहीं आ रहा है। ओके, चलिए, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और हाँ, पिछली क्लास में एक क्वेश्चन मिसकैलकुलेट हो गया था, वहां पे हमने ए इनवर्स इंटू, देखो क्या क्वेश्चन हुआ था उसमें, जैसे यहाँ पे b इंटू ए इनवर्स, b इंटू ए था, तो मैं इस साइड से ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया था, है ना, तो मुझे जबकि इस साइड से करना था, तब ये ए इनवर्स इनवर्स होता। जैसे कोई यहाँ पे c था, तो मुझे यहाँ पे ए इनवर्स से निकल गया, लेकिन जो हमको चाहिए था, क्या हमको ये चाहिए था कि इस तरह से करते तो c इंटू ए इनवर्स आता, है ना। यही थोड़ी सी गलती थी। उसके बाद आप लोगों ने कमेंट भी किया था, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, उसके लिए वेरी 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 रियली सॉरी। आप उसको सही कर लीजिएगा, मैंने बताया। बाकी अगर कल वाला मैं कल उस क्वेश्चन को मैं कवर करूंगा, वो क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ मैं। कहाँ गया भाई, कहाँ गया तू, हाँ ये वाला क्वेश्चन है ना। इसमें क्या था, इसमें ए इनवर्स को इधर, जैसे मैंने इसको ए लेट किया तो x इंटू ये ए हुआ और ये b हुआ, तो मैं ए इनवर्स इस साइड से मल्टीप्लाई किया था, जबकि हमको क्या चाहिए था, हमको इस साइड से ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना चाहिए था। और हमने क्या किया था, हम, ये सही है, हमने क्या किया था, हमने इस साइड से मल्टीप्लाई कर लिया था, है ना, इस साइड से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ए इनवर्स भी आया। और इस साइड से मल्टीप्लाई करें तब तो सबसे पहले आपका x मिलेगा ना, इसलिए हमारा ये गलत हो गया था। आई बात समझ में? तो आपको ये गलती नहीं करनी है एग्जाम में, जिसको हमको गायब करना है उसी साइड से अटैक करना है। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद और थैंक यू।